मैंने राज्य शिक्षक सम्मान के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन 100% आश्वस्त नहीं थे। मैं जो है वो व्यक्तिगत तौर पर लालचियों की तरह चीज़ों को नहीं देखता हूँ। मैंने ये सोचा कि अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो मेरे पास और भी समय बचा है। आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। नमस्कार, मैं हूं सौम्य प्रकाश बबेटा और आज मेरे साथ है राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित सुभाष चंद्र भ्रमर विधानसभा क्षेत्र के गैर जनजातीय क्षेत्र के ऐसे गांव से ये ताल्लुक रखते हैं जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां बहुत खराब थी। उपलब्धियां नजर आती हैं लेकिन संघर्ष जो किया होता है, स्ट्रगल दिखता नहीं है। और मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इन्होंने स्ट्रगल किया ताकि जो और लोग हैं जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तो उनका संघर्ष और इनका संघर्ष आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये भी बातें होती हैं कि रिजर्व कैटेगरी के हैं इसलिए इनको इसकी वजह से पुरस्कार मिला है, जबकि इनका संघर्ष जिन्होंने देखा है, जिन्होंने महसूस किया है, वो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पुरस्कार है वाकई उस पुरस्कार के हकदार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद स्वयं प्रकाश बबेटा जी। मैं टाइम्स ऑफ चंबा चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया और मेरा साक्षात्कार लेने का प्रयास किया। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ कि ये जो पुरस्कार आप हासिल करके आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है अंदर खाते से? क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो अनुभूति है, क्योंकि आपका संघर्ष था और उस संघर्ष की बदौलत आपने जो काम किया है उसकी काम की एवज में आपको एक प्रोत्साहन के तौर पर ये पुरस्कार मिला है। कैसा फीलिंग दिख रही है आपकी? मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्यपाल के हाथों मुझे राज्य शिक्षक सम्मान 2024 से नवाजा गया है। हर एक व्यक्ति का ये सपना होता है कोई ना कोई ज़िंदगी में। मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं ये एक शिक्षक बनूं और वो शिक्षक बनने का सपना लगभग 22 वर्ष पूर्व पूरा हुआ और आज जो ये सम्मान मिला है, इससे शिक्षक बनने का जो सपना है वो सार्थक सिद्ध हुआ है। अच्छा, मैं जो आपकी आंखों में देख रहा हूँ भावुकता का दौर, ये इसको आप किस नज़रिए से या किस तरह से लोगों को बताएं ताकि उनको भी लगे कि वाकई ये संघर्ष जो है सही मायने में रंग लाया है? हम लोगों से तथा विद्यार्थियों से या शिक्षकों से ये कहना चाहेंगे कि व्यक्ति को सत्य, श्रम और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। जब आप किसी भी कार्य को पूरी लगन और मेहनत के साथ करते हैं तो सत्य, श्रम और ईमानदारी से कार्य को अंजाम देने का प्रयास करते हैं तो एक दिन जरूर सफलता के मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। ये निस्संदेह मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से इस बात को साबित करने की चेष्टा करूंगा कि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिले। इसके लिए ही केवल हमने ये कार्य नहीं किया था, हमने विद्यार्थियों के जीवन को संजाने संवारने का एक दृढ़ संकल्प लिया है। एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और वो चाहता है कि उसके विद्यार्थी जो है वो उच्च से उच्च पद प्राप्त करें। जहाँ जिस पाठशाला में मुझे कार्य करने का मौका मिला है, हमने ईमानदारी और लगन से कार्य करने का प्रयास किया है। राज्य की ये प्राथमिक पाठशाला मुद्रोग, वहाँ पर ज़्यादातर सर्विस मिली रही है 17 सालों तक। और प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थी मेरे पास जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उनमें से वर्तमान समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 14 बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में मेरे पास जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वो सरकारी सेवाओं में विभिन्न विभागों में कार्यरत हुए हैं। इसके अलावा मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एक स्कीम है, हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है जिसे मैं कहूँगा, उसके अंतर्गत भी समय समय पर 8 बच्चों का चयन हुआ है जिन्हें जो है वो मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप के अधीन समय समय पर छात्रवृत्तियाँ मिली हैं। और इतना ही नहीं, उसमें लोगों के बच्चे तो शामिल हैं ही हैं, मेरे व्यक्तिगत बेटा भी उसमें शामिल है जिसमें मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप का जो है वो लगातार मिलता रहा है। इसके अलावा नवोदय में भी बहुत से बच्चे जो वो मेरी पाठशाला से समय समय पर सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, ये जो उपलब्धियां थी आपकी, ये तो आपने बताई हैं, और मूलतः आप ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां काफ़ी विपरीत थी और ऊपर से आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी हम जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पारिवारिक स्थितियाँ खराब होने की वजह से बच्चा संघर्षशील होता है और कामयाबी होता है। तो परिवार का कितना सहयोग रहा इस उपलब्धि में, और जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ थी
वो कैसे आपको जोड़ती थी, और अब चूंकि आप उपलब्धि हासिल कर पाए हैं इस संदर्भ में भी थोड़ा सा बताएं। निस्संदेह मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बचपन में एक अति निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताश्री ने मुझे पढ़ाने के बहुत यत्न किए हैं, जितना उनसे बन पाता है उन्होंने किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा वर्तमान समय में 90 वर्षीय पिताश्री घर में हैं, और वो भी फ़ोन पे उनसे बात हुई है मेरी। तो ऐसे जब मैं जा रहे थे शिमला जा रहा था तब भी बात हुई, तो वो अति प्रसन्न हैं और वो इनके मायने जानते हैं, शिक्षा के अर्थ जानते हैं वो, कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार क्या अहमियत रखता है। तो बचपन से ही वो हमें निर्धन जरूर थे, लेकिन वो अज्ञानी नहीं थे। वो ज्ञान के से हमें सरोकार कराते रहते थे कि बेटा सत्य, श्रम और ईमानदारी से कार्य करना है। उन्होंने हमें संस्कार दिए, और उन संस्कारों को मूर्त रूप देने के लिए हमने शिक्षा के साथ साथ संघर्ष भी जारी रखा, और निर्धनता हमें हम पिता के साथ मिलकर हमने काम किया, और उनके सहयोग से तथा समय समय पर आने वाली चुनौतियों से सामना करके हमने जो है शिक्षा प्राप्त की, तथा शिक्षा प्राप्त करते करते ही हम शिक्षक बन गए, तथा उसके पश्चात भी हमने शिक्षा हासिल करने का क्रम जो है वो जारी रखा। और वर्तमान समय में भी हमें शिक्षा ग्रहण करने का शौक़ है, और इस उम्र में भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई बार तो एक आध बार ऐसी नौबत आ गई थी कि कॉलेज में मेरे बेटे भी एग्ज़ाम दे रहे थे और हम भी एग्ज़ाम दे रहे थे, और मेरे YouTube चैनल है उस पर हमने एक कविता लिखी थी कि जब राम आ जाए तो परशुराम का क्या काम। तो ये चंबा कॉलेज की तस्वीर मेरे सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, वहाँ भी हमने जो वो कविता के माध्यम से इस चीज़ को दर्शाया है। तो हमारा यही मकसद है कि हमें शिक्षक हैं तो शिक्षा से जुड़े रहना है। दुनिया में जितनी भी प्रकृति है या जितने भी लोग हैं उनसे हमने सीख लेनी है, और अपने आप को भी साधना है तथा विद्यार्थियों को भी साधने का प्रयास करना है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि कई बार संघर्ष ज़्यादा हो तो बंदा टूट जाता है, तो कभी ऐसा भी नौबत आई कि जब बहुत ज़्यादा संघर्ष आपकी लाइफ में आया तो आपको लगे कि यार क्या लाइफ है, थोड़ा सा रहता है। देखिए, व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, और 100% सक्सेस नहीं मिलती है ज़िंदगी में। कोई भी व्यक्ति दुनिया में मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा जिसको आज की दिन तक 100% सफलता मिली होगी। तो एक अंग्रेजी में भी कहावत है कि अगर फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं अपनी लगन और मेहनत में देखना है कि कहाँ कमी रह रही है। चीज़ों को अन्यथा नहीं लेना है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी मेहनत में थोड़ी सी चूक है तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई। इस बार भी हमने राज्य शिक्षक सम्मान के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन 100% आश्वस्त नहीं थे। मैं जो है वो व्यक्तिगत तौर पर लालचियों की तरह चीज़ों को नहीं देखता हूँ। मैंने ये सोचा कि अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो मेरे पास और भी समय बचा है, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। अच्छा, संघर्ष करते रहना चाहिए, और सफलता की गारंटी ना भी हो तब भी मेहनत करनी चाहिए, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। हम ये कहना चाहेंगे कि मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सही दिशा में मेहनत का होना अति आवश्यक है। कोई भी कार्य है, व्यक्ति को टारगेट लेता है तो उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए उस टारगेट की ओर चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर व्यक्ति के पांव थोड़े से फिसल जाए या भटक जाए तो फिर सफलता के मुकाम हासिल करने में बहुत अधिक समय लगता है, और कोई भी लक्ष्य जो है उससे भटकना जो है वो व्यक्ति के जीवन में असफलता की ओर उस व्यक्ति को अग्रसर करता है। अच्छा, आपने बड़ी सही बात कही है कि मेहनत तो गधा भी करता है, पर दिशा सही होनी चाहिए, क्योंकि गधा बेचारा उसका कर्म है ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन इंसान के पास दिमाग है, अगर सही दिशा में चलेगा तो सक्सेस मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगी। 100%। अच्छा, इसके अलावा चूंकि अब आपने अवार्ड मिला है आपको स्टेट, उसके बाद आपका टारगेट क्या है, क्या चाहते हैं कि आपको लाइफ में कि बच्चों का फ्यूचर संवार सके और अपने एरिया का भी आप नाम रोशन कर सके। देखिए, शिक्षक हूँ और शिक्षक समाज का धर्म होता है। शिक्षक जो है वो चाणक्य भी रहे हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त को सिंहासन पे बैठाया। शिक्षक एक मात्र कर्मचारी नहीं, वो समाज के लिए एक प्रेरणा पुंज है। शिक्षक एक साधारण वेतनभोगी नहीं, वो समाज का एक पोषक है। हम ये चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी हमसे जो चाहेंगे
अपनी समर्थानुसार उनको शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। शिक्षार्थियों के अलावा हम तो ये भी चाहेंगे कि हम राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। हमारे भाई और भी बहुत से शिक्षक हैं, अगर वो भी अगले साल या किसी भी समय राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए अगर आवेदन करते हैं और उसमें मेरी कुछ सहायता की आवश्यकता रहती है तो हम अवश्य उनकी भी सहायतार्थ तैयार हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में चंबा जैसे आकांक्षी जिलों से मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है तो आने वाले समय में भी ये क्रम टूटना नहीं चाहिए और अन्य शिक्षकों को भी इस सम्मान से जो सम्मानित किया जाना चाहिए। ये सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, इससे शिक्षकों का आत्मबल बढ़ता है। अच्छा, मैंने एक बात ये भी क्योंकि चर्चा रहती है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो यहाँ पर ये भी चर्चा रहती है कि कोई रिजर्व कैटेगरी होते हैं उनको रिवार्ड ऐसे मिल जाता है, तो ऐसे लोगों को कोई मैसेज, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अवार्ड जो होता है वो मेहनत को देखा जाता है, इसमें रिजर्व कैटेगरी नहीं देखी जाती। देखिए, इस वर्ष जो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो सम्मान को प्राप्त करने की प्रक्रिया थी वो मुझे लगता है सभी शिक्षकों को इस समय पता है या अन्य विद्वान व्यक्ति जानते हैं कि इस बार जो आवेदन आमंत्रित किए गए उससे जो मापदंड तय किए गए थे वो एक प्रकार से मैं समझता हूँ एक जटिल प्रक्रिया है और इस सम्मान तक पहुँचना यही कहूँगा कि हर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाती है, उसको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के पश्चात वो उसके साथ प्रूफ लेते हैं कि आपने कौन से इसके लिए अप्लाई किया है, तो इसके रिगार्डिंग सपोर्टिंग प्रूफ आपका क्या है। उसके पश्चात इतना ही नहीं, जिला स्तर से फिर एक कमेटी बनाकर पाठशाला स्तर तक गई और पाठशाला में बच्चों का सपोर्ट एवेल्युएशन हुआ, टेस्ट हुआ, वीडियो के अंडर हुआ ये और रिजल्ट भी वीडियो के अंडर बनाया गया, उसमें अवार्ड लगे। फिर वो जो है वो केस जो है वो शिमला तक गया। शिमला में फिर 31 तारीख को, इस 31 को पिछले महीने जो है वो हमें बुलाया गया था और जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, एक पीपीटी तैयार करके हमें ले जानी थी पेन ड्राइव में और उसको डिस्प्ले करना था बिफोर डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन एंड एसपीडी सर। और वो जो प्रेजेंटेशन पेश करनी थी उसके पश्चात एक इंटरव्यू 11 लोगों ने हमारा लिया, एक पैनल इंटरव्यू था वो, और उस इंटरव्यू में जो मार्क्स लगे थे उसके आधार पर ये चयन हुए। तो मुझे नहीं लगता कि रिजर्व कैटेगरी का इसमें कोई योगदान है या किसी भी प्रकार से। हाँ, इतना जरूर है कि पोस्ट के आधार पर जो है वो चयन होता है, उसके लिए कितने एलिजिबल हैं। और आपसे ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 117 लोगों का स्पोर्ट एवेल्युएशन जो इस कार्यक्रम में हुआ था विभिन्न मापदंडों के तहत, 117 में से 36 लोगों को 36 लोगों को ये स्पोर्ट एवेल्युएशन के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और उसके साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उन 36 लोगों में से 18 लोगों को चयन होकर ये जो है वो सम्मान मिला है, जिसमें मुझे भी मिला है, तो ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। अच्छा, मैं कंपैरिजन करते हैं कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा अच्छी है कि प्राइवेट स्कूलों की अच्छी है, तो आपके हिसाब से बेहतर कौन है? हम ये कहना चाहेंगे कि हम सरकारी शिक्षक हैं और जितना वर्तमान समय में वेल ट्रेन्ड स्टाफ जो है वो सरकारी स्कूलों में या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार में की ओर से मुहैया किया गया है या अध्यापकों को समय समय पर प्रशिक्षण का प्रावधान सरकार की ओर से किया जाता है और विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की सहूलतें जो वो राजकीय पाठशालाओं में दी जाती हैं। और इसमें जो शिक्षक सम्मान की बात है, इसमें 10 नंबर ये भी थे कि जिस व्यक्ति ने अपने वार्ड को, अपने बेटे को या बेटी को सरकारी पाठशाला में पढ़ाया, उनको भी 10 नंबर का प्रावधान था। तो हमने भी अपने बच्चों की शिक्षा जो है वो सरकारी पाठशालाओं में दी है और देनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद के बच्चों को प्राइवेट पाठशालाओं में डाल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अपना इलाज डॉक्टर से खुद नहीं हो पा रहा है तो दूसरों का इलाज कैसे हो सकता है। तो आपके हिसाब से जो सरकारी शिक्षक है या फिर सरकारी एम्प्लॉई हैं, उनको सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए? निस्संदेह सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रावधान है। तो सरकारी स्कूलों में जो वो पाठशाला में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात के ऊपर भी
काम करता हूं कि हमारी पाठशाला में नामांकन बढ़े। और पिछले 5 दिन मुझे इस बात की खुशी है कि राजकीय प्राथमिक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लड्डा में हमने पिछले साल 5 सितंबर को जो ज्वाइन किया था, और उस 1 साल के भीतर ही उस पाठशाला में लगभग 20% इनरोलमेंट जो है बढ़ी है। और 5 सितंबर के बाद इस 5 सितंबर को मुझे राज्य शिक्षक सम्मान जो है वो इसकी अर्ज में मिला है। अच्छा, ऐसे जो गरीब हैं, उनकी बच्चे जिस हिसाब से वो शिक्षा हासिल करना चाहते नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को या पेरेंट्स को मैसेज की भी, क्योंकि कई तरह की योजनाएं हैं, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसके लिए सरकार मदद करती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, और मैंने अपने स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में भी ये चीज़ लगाई थी कि मैंने समुदाय के साथ मिलकर व्यक्तिगत तौर पे अपनी पाठशाला में एक योजना चलाई है। इसके अंतर्गत अभिभावक अध्यापक मुफ्त स्टेशनरी योजना, ये उन बच्चों के लिए हमने पिछले साल से कार्यक्रम शुरू किया है जो बच्चे 6ठी से 10वीं तक पढ़ने में बिल्कुल अव्वल हैं और वो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। एक कमेटी बनाकर पाठशाला में उन बच्चों का चयन किया जाए और एक लड़के तथा एक लड़की को जो स्टेशनरी आवंटित की जाए। और जो समुदाय का व्यक्ति एसएमसी के हम एक कमेटी बनाई गई है, उसमें ये निर्णय लिया गया, उनको आश्वस्त किया गया कि इस योजना को हम मिलकर जो है वो जारी रखेंगे भविष्य में, ताकि गरीब बच्चे मेहनत करके अच्छे अंक हासिल करें और उस मुफ्त स्टेशनरी योजना तक पहुंचने का वो प्रयास करें। और ये एक अनोखी योजना है, मैं कहता हूँ। इसके अलावा भी पाठशाला में हमने जो अन्य कार्यक्रम अन्य स्कूलों से हटकर चलाने का प्रयास किया है, जिसमें हम इस वर्ष 2024 में फरवरी माह में 24 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 से सिंगापुर एक सरकार की तरफ से योजना थी टूर के लिए, उसमें गए थे। वहाँ हमने सिंगापुर में बहुत सी अच्छी चीज़ें देखी, अनुशासन तथा स्वच्छता की बहुत अच्छी व्यवस्था देखी। और चूँकि सरकार का भी यही आयोजन इसलिए था कि शिक्षक को हम सिंगापुर ले जाएं, वहाँ की शिक्षा पद्धति को देखें और हिमाचल में भी जो दूरगामी परिणाम है स्वच्छता की दृष्टि से उनको लागू किए जाए। वहाँ पे स्वामी प्रकाश भवेटा जी हम कहना चाहेंगे कि 200 व्यक्ति गए थे। 200 व्यक्तियों में से जो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 200 व्यक्तियों को कहा गया, और उसमें से 5 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो थी वो सिलेक्ट होनी थी राज्य स्तर पर। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की और वो प्रेजेंटेशन वो 5 में सिलेक्ट हुई। और उसमें हमने सरकार से एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एचपी गवर्नमेंट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम सिंगापुर, एक चीज़ वो मेंशन की थी। एंड व्हाट आर द प्रोग्राम्स इन आवर स्कूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन विच वी हैव सी इन सिंगापुर, ये भी एक उसमें हमने करने का प्रयास किया। तो उसमें हमने स्वच्छता की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में अपने पाठशाला में च्युइंग जो है वो पूर्णतः बैन किया गया है। और जब हमने प्रेजेंटेशन वो बिफोर द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन शिमला में प्रेजेंटेशन की, तो उन्होंने बड़ी इस बात की सराहना की थी कि हिमाचल प्रदेश में वो आपका पहला स्कूल है जिसमें जो है च्युइंग पूर्णतः बैन किया गया है। इसके अलावा हमने स्वच्छता के दृष्टिगत भी अपनी पाठशाला में ऐसे प्रावधान करने की चेष्टा की है कि प्रत्येक कक्षा के प्रतिमाह सफाई की व्यवस्था कमेटी के द्वारा देखी जाएगी, उनको अंक दिए जाएंगे तथा फर्स्ट सेकंड घोषित करके उनको कंसोल्ट करके साल भर की उनकी प्रगति रिपोर्ट कंसोल्ट करके साल के अंत में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले कक्षाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पाठशाला में जो हमने सिंगापुर में हर्बल गार्डन देखे थे, उसकी पद्धति पर हमने एक किचन गार्डन बनाने की चेष्टा की। और उस किचन गार्डन में वर्तमान समय में 10 के लगभग फूलों की संख्या है और 5 प्रकार की विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो है हमने उगाई है। और ये बात भी मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँगा कि पाठशाला में हमने इस साल मार्च से लेकर अब तक 3 बार मूलियों का उत्पादन किया है और चौथी बार भी करेंगे क्योंकि अभी दिसंबर दूर है। तो मैं उन मूल्यों के उत्पादन से बच्चों को ये कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि बच्चे जो है वो पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार के साधन जिनके पास जमीन उचित मात्रा में है वो भी इस कार्य को करके अपनी आर्थिक को मजबूत कर सकते हैं। उनके लिए एक रोल मॉडल होगा हमारा जो किचन गार्डन है। अच्छा, मैं एंड में ये भी पूछना चाहूँगा कि
चूँकि आप पुरस्कार तो मिल गया है, इसमें आप संघर्ष, मेहनत और ऊपर वाले के आशीर्वाद या मम्मी पापा का या परिवार का कोई आशीर्वाद, किसको श्रेय देते हैं? सब कुछ मिलजुल कर होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक मकान बनाना हो तो उसके लिए सीमेंट, रेता, पानी और मिस्त्री का सहयोग जो है वो अति आवश्यक है। उसी प्रकार से कोई भी पौधा है उसे धूप और छाया की आवश्यकता निरंतर रहती है तथा कई बार खरपतवार भी पौधे को खराब करने का यत्न करते हैं, लेकिन उसकी सही समय पर सिंचाई और उद्यमिता से उसकी देख रेख हो तो कोई भी पौधा ऐसा नहीं जो कि नहीं उग सकता है। और एक बात मैं इससे कनेक्ट करना चाहूँगा कि अमंत्रस्य यक्षम नास्ति नास्ति मूल मनोस्था अयोग्य पुरुषम नास्ति योजिक सत्र दुर्लभ। इसका सारांश यही है कि कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, बशर्ते लगन और मेहनत के साथ कार्य किया जाए तो जरूर सफलता मिलती है। ईश्वरीय वरदान अति आवश्यक है क्योंकि हमें जो कुछ उसने देना है उस ओर वो स्वतः ही हमें ले जाता है। और मैं सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो प्रत्येक कार्य को ईश्वर को देना चाहूँगा क्योंकि आशावादी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। नो डाउट हमें हार्ड वर्क अवश्य करना चाहिए और हार्ड वर्क में जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स तभी आते हैं जब ईश्वर हमारे सहयोग में होता है। कई बार जो वो निराशा हाथ लगती है तो आदमी को निराश नहीं होना है, लगन और मेहनत से कार्य किया जाए तो ईश्वर जो वो जरूर सहायता करते हैं और जरूर व्यक्ति जो वो सफलता तक पहुँचते हैं। एंड में संक्षिप्त मैसेज आपकी तरफ से बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स को। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरलता से जीवन को जिया जाए और सत्य, श्रम और ईमानदारी मैंने व्यक्तिगत स्लोगन बनाया है क्योंकि एक कवि विचारधारा का व्यक्ति हूँ। तो जो सत्य, श्रम और जितनी भी मेरे लिटरेचर है आज की डेट तक उसमें सत्य और ईमानदारी और श्रम की बात जो वो पता नहीं क्यों सामने लगातार आती है। और कोई भी कविता देख लो उसमें वो अंश अवश्य छुपा होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक विचारधारा होती है। जब मन की बात किसी भी लेख में वो लिखता है तो वो स्वतः ही निकल आती है। तो व्यक्ति को सत्य, श्रम और ईमानदारी से काम करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए। इधर उधर ताक झांक करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। अपने लक्ष्य की ओर मेहनत के साथ कार्य करने के ही हर एक कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुभाष चंद्र काश्यप जी और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने संघर्ष और पारिवारिक परिस्थिति और साथ में इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं और उन उपलब्धियों के माध्यम से इन्होंने बड़ी चीज़ें कही हैं। इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है और जिनको लगता है कि कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि अगर ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।